नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए आमेर से बड़ी खबर है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। गलीचा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री के बेसमेंट में आग लगी है। आग से फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंची हुई हैं। जेसीबी से दीवार तोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। गलीचा फैक्ट्री की तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हीरालाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, जब ये हादसा हुआ क्या लोग अंदर मौजूद थे और क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? मामला है जहां आज सुबह एक गलीचा फैक्ट्री के बेसमेंट में अचानक आग लग गई थी और आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। गनीमत ये रही कि जो जब आग लगी तो उस समय जो आग की लपटें और धुआं देखकर जो गलीचा फैक्ट्री में जो लोग मौजूद थे वो बाहर की ओर दौड़ पड़े। सूचना पर है जो दमकल की 6 गाड़ियां मौके पे पहुंची। आसपास के लोग भी मौके पे एकत्रित हो गए। उन्होंने भी पानी के टैंकर मंगवाए, लेकिन जो आग थी वो बेसमेंट में लगी थी, इसलिए जो दमकल है वो पानी वहां नहीं पहुंच पा रहा था। इसके बाद जो प्रशासन ने है जेसीबी की सहायता से दीवार तोड़कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी और दमकल के जो फायर कर्मी है वो मौके पे मौजूद है और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। जो आग से नुकसान होने की जो संभावना बताई जा रही है उसमें लाखों रुपए के जो गलीचे बेसमेंट में रखे हुए थे वो जलकर राख हो गए, लेकिन जो स्थिति है नुकसान की वो अभी स्पष्ट नहीं हुई। जब तक आग नहीं बुझ पाती उसके बाद ही है जो नुकसान का आकलन किया जाएगा। हीरालाल, बिल्कुल आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन अभी स्थिति देखकर क्या लग रहा है, क्या कह रही है टीम, कब तक काबू पा लेंगे आग पर? जी देखिए, जो आग है वो बेसमेंट में लगी थी, इस वजह से जो दमकल कर्मी है उनको आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि इस बेसमेंट में जो दमकल कर्मी है जो पानी जो पाइपों के जरिए है पानी नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन जब जेसीबी की सहायता से दीवार तोड़कर पानी डाला जा रहा है तो संभावना जताई जा रही है कि जल्दी है जो आग पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि बेसमेंट में जो गलीचे रखे थे वो जलकर बिल्कुल राख हो चुके और वहाँ धुआं ही धुआं, इसलिए दमकल कर्मियों को काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन जो बातचीत हुई है उनके आधार पर है जो जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा। बिल्कुल हीरालाल, और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस अगलगी में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपी शेर सिंह को जयपुर लाया गया है। आज पुलिस कई बड़े खुलासे कर सकती है। शेर सिंह मीणा की आज कोर्ट में पेशी होगी। कल उड़ीसा से जयपुर लाया गया था शेर सिंह को और आज कोर्ट में पेशी की जानी है। आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण को लेकर आज शेर सिंह मीणा की कोर्ट में पेशी होगी। कल रात एसओजी उड़ीसा से शेर सिंह को लेकर जयपुर पहुंची। शेर सिंह मीणा पर डीजीपी ने 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। पुलिस से बचने के लिए मजदूर का हुलिया बनाकर ये लगातार फरारी काट रहा था। 3 दिन पहले एसओजी उड़ीसा पहुंची और यहां से शेर सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई। पेपर लीक मामले का दूसरा गुनहगार गिरफ्तार। सारण को पेपर बेचने वाले पर शिकंजा। गिरफ्त में सारण और शेर सिंह। अब ढाका की बारी। सीनियर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक गैंग की तिकड़ी में से भूपेंद्र सारण के बाद अब वाइस प्रिंसिपल शेर सिंह मीणा भी एसओजी की गिरफ्त में आ गया है। शेर सिंह की गिरफ्तारी को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि शेर सिंह पर ही पेपर लीक करने का आरोप है। शेर सिंह पर पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को 1 करोड़ रुपए में पेपर बेचने का आरोप है। जेल में बंद आरोपी भूपेंद्र सारण ने पूछताछ में बताया था कि उसने जयपुर के चौमू निवासी शेर सिंह मीणा से पेपर खरीदा था। इसके बाद यह पेपर सुरेश ढाका को बेचा गया। सुरेश ढाका ने अपने साले सुरेश बिश्नोई के सहयोग से अभ्यर्थियों को 5-5 लाख रुपए में पेपर बेचा था। शेर सिंह मीणा आबू रोड के सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत था। वो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों से जान पहचान का दावा कर लोगों के बीच पैठ बनाता था। पेपर लीक मामले में फरार चल रहे शेर सिंह के उड़ीसा में छिपे होने का पता चलने पर 5 सदस्यों की टीम को उड़ीसा भेजा गया था, जहां पुलिस ने लगातार निगरानी के बाद शेर सिंह को धर दबोचा। शेर सिंह पहले जयपुर के फागी स्थित सरकारी स्कूल में नौकरी करता था, जहां उसकी दोस्ती पेपर लीक के पुराने आरोपी जगदीश बिश्नोई से हुई। जगदीश बिश्नोई
नकल कराने वाले गिरोह भूपेंद्र सारण की गैंग से जुड़ा हुआ था और सारण कई बार फागी में जगदीश से मिलने आता था। जहां जगदीश बिश्नोई ने ही शेर सिंह मीणा की भूपेंद्र सारण से दोस्ती करवाई थी। भूपेंद्र सारण ने इससे पहले कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक करवाया था। इसके बाद भूपेंद्र सारण और शेर सिंह मीणा ने सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक शेर सिंह मीणा सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करके लाएगा और उसे भूपेंद्र सारण को बेचेगा। राजस्थान में पेपर लीक होते कहां से हैं, इसकी सबसे अहम कड़ी तक पहुंचने के लिए शेर सिंह मीणा की गिरफ्तारी को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पेपर बेचने वाले खरीदने वाले माफिया को तो पकड़ लेती है, लेकिन यह कभी नहीं पता चल पाता है कि पेपर लीक कहां से होता है। दरअसल पिछले साल नवंबर महीने में सेकंड ग्रेड का पेपर लीक होने का एक मामला सामने आया था, जिसकी गूंज सड़क से लेकर सदन तक सुनाई दी और सरकार को विपक्ष से लेकर आम आदमी और युवाओं की नाराजगी झेलनी पड़ी। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, आज शेर सिंह की कोर्ट में पेशी होने वाली है, क्या तैयारी टीम की ओर से? एसओजी क्या कह रही है पूरे मामले को लेकर अभी? देखिए प्रियंका, कल रात को शेर सिंह को उड़ीसा से एसओजी की टीम जयपुर लेकर पहुंची थी। उसके बाद में रात भर से पूछताछ भी हुई है और उसके बाद भी सामने आया कि उड़ीसा में करीब जो वहां पे जो एक जिला है वहीं पर एक 40 किलोमीटर की दूरी पर एक निर्माणाधीन जो स्कूल की बिल्डिंग है, वहीं पर राजस्थानी मजदूरों के साथ में मजदूर का हुलिया बना करके शेर सिंह वहां फरारी काट रहा था। और मजदूर का हुलिया बनाने के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि पुलिस से किसी भी तरीके से बचा जा सके और वो पकड़ में ना आए। लेकिन 3 दिन पहले ही उड़ीसा पहुंची जो एसओजी की टीम ने शेर सिंह को दबोच लिया। तो आज शेर सिंह की कोर्ट में पेशी होगी संभवतः। अब तक की जानकारी के मुताबिक चूंकि ये जो मुकदमा था वो पहले वो उदयपुर में दर्ज हुआ था, ऐसे में संभवतः शेर सिंह की कोर्ट में पेशी उदयपुर होगी। तो दोपहर के बाद तक एसीडी जो एसओजी की टीम है शेर सिंह को लेकर उदयपुर पहुंचेगी अब तक की सूत्रों की जानकारी के मुताबिक। और उसके बाद उसे रिमांड पर लिया जाएगा। लेकिन इस बारे में कुछ देर के बाद पुष्टि हो पाएगी कि कोर्ट में पेशी जयपुर में ही आज होगी या फिर उदयपुर में होगी। लेकिन संभवतः मोटी मोटी जानकारी वो यही है कि उदयपुर में आज शेर सिंह की पेशी होनी है। तो मेन जो मुख्य जो सवाल है वो ये कि शेर सिंह के पास पेपर कहाँ से आया था। सबसे बड़ा सवाल यही हुआ क्योंकि उसी के बाद पुलिस जो है एसओजी की टीम है या पुलिस कहें कि वो मुख्य आरोपी तक पहुंचेगी जो कि इस मेन पेपर लीक कांड का सरगना है। जी बिल्कुल विष्णु, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्य आरोपी कौन है और कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है कि हो सकता है मुख्य आरोपी भी जल्द पुलिस के गिरफ्त में हो। और क्योंकि विष्णु भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी हो गई है, शेर सिंह गिरफ्तार हो गया है, ऐसे में सवाल ये भी है कि सुरेश ढाका कब गिरफ्तार होगा, क्योंकि आज पुलिस बड़े खुलासे कर सकती है। क्या ये खुलासे भी हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल, सुरेश ढाका भी इस पूरे पेपर लीक कांड का जो मेन माफिया कहें या मास्टरमाइंड है, 1 लाख रुपए का इनामी फरार चल रहा है लगातार। पहले माना जा रहा था कि भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी के बाद में संभवतः उसका मालूम चल सकेगा, लेकिन भूपेंद्र जो सारण है उससे पूछताछ के बाद भी उसका पता लग नहीं सका। तो ऐसे में एक एक करके जो मास्टरमाइंड है वो पकड़ में आ रहे हैं। तो शेर सिंह पकड़ में आया है, भूपेंद्र सारण पकड़ में आया है, तो संभवतः आने वाले वक्त में जल्द से जल्द सुरेश ढाका भी पकड़ में आएगा, ये बात पक्की है। लेकिन शेर सिंह चूंकि मुख्य कड़ी था। बिल्कुल विष्णु, और आज पुलिस कई बड़े खुलासे भी करने वाली है, लगातार इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर का रुख करते हुए आज से 3 दिवसीय सेवा संगम की शुरुआत हो गई है। केशव विद्यापीठ में आरएसएस राष्ट्रीय सेवा संगम सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले मौजूद रहेंगे। देश भर से 3000 से ज्यादा प्रबुद्ध जन हिस्सा लेंगे। हर 5 साल में राष्ट्रीय सेवा संगम आयोजन किया जाता है। साल 2010 में बेंगलुरु में पहला सेवा संगम, साल 2015 में दिल्ली में दूसरा सेवा संगम हुआ था और साल 2023 में राजस्थान में तीसरा सेवा संगम हो रहा है। आज इसकी शुरुआत की जानी है। तस्वीरें सीधे जयपुर के जामडोली से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विधिवत रूप से आज इसकी शुरुआत की जा रही है। तो सेवा संगम की आज से शुरुआत की जा रही है। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है और इस बार इसकी मेजबानी राजस्थान को मिली है। जयपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। को मिला
मिस इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट 2022 में डीन मेकर हॉल ऑफ फेम पुरस्कार भी आपको मिला है। ऐसे भारत के ऑलराउंडर प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व को अपने बीच पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। तो 3000 से ज्यादा प्रबुद्ध जन इसमें हिस्सा लेंगे और जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जिनके अंदर प्रतिभा होती है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इस मंच के जरिए लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दो। पहली मंच से ये तस्वीरें हैं जयपुर के जामडोली से, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहां पर बताया जा रहा है कि दत्तात्रेय होसबले भी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, 3000 लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बेंगलुरु में पहली बार इस सेवा संगम का आयोजन किया गया था, तो वहीं दूसरा जो इसका आयोजन था वो दिल्ली में किया गया था और ये तीसरा आयोजन है 2023 में जो राजस्थान में किया जा रहा है। उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का सिलसिला निरंतर चल रहा है। आप समाज सेवा के अवसरों पर प्रथम पंक्ति में उपस्थित होकर हर संभव सहयोग देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ जन हमारे मध्य हैं। हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। मातृशक्ति भाई, हमारे बंधु सब पधारे हैं। इसे हमारा एक राष्ट्रीय भावना का हमें ओतप्रोत दिखाई दे रही है, राष्ट्रीय भावना ओतप्रोत दिखाई दे रही है। और इससे हमारे एक तो जो आपस में हम सेवा करते हैं, सेवा भावना है, वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय भावना का विकास दिखाई दे रहा है, भाईचारा दिखाई दे रहा है, बंधुत्व दिखाई दे रहा है हमें। और हम जो हमारे दूर दराज से जो हमारे भाई आए हैं, उनको हमारी राजस्थान की जो संस्कृति है उसका भी उन्हें आभास हो रहा है कि यहाँ राजस्थान में किस तरह की संस्कृति है, किस तरह से भाईचारा और बंधुत्व की भावना है, कितनी सेवा कर रहे हैं, सेवा के प्रति सब समर्पण है। हम लोग रोजगार भी देते हैं, सेवा भारती के माध्यम से हमको सब कुछ सिखाया जाता है स्वरोजगार के लिए, जैसे पापड़ बनाना, सिलाई सिखाना, कंप्यूटर और कढ़ाई, बुनाई, यहाँ तक कि छोटे छोटे रोजगार बहुत सारे सिखाए जाते हैं। हम उसमें कितनी बहनों को रोजगार दिया अब तक आपने? हम कम से कम 10-10 ग्रुप करके समूह बना के बहनों को रोजगार देते हैं। हम लोग बस्तियों में काम करते हैं, जैसे स्वावलंबन पर, आपका समरसता के ऊपर, और मैं स्वावलंबन प्रमुख भी हूँ। अच्छा, बहुत लोगों को रोजगार दिया होगा, महिलाओं को आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी उसमें हम कार्य करते हैं और बहुत सारी महिलाएं जो हमसे जुड़ी हैं आज अच्छे से काम कर रही हैं और कमा भी रही हैं अच्छा खासा। हमारी जो बस्तियों में महिलाएं हैं, जैसे होली आती है तो हम लोग उनसे गुलाल बनवाते हैं। अच्छा। उनको सिखाते हैं, फिर उनकी इच्छा है वो आगे उसको बड़ा कारोबार बनाए, जो भी कुछ बनाए। छोटे छोटे से उद्योग जो है वो अपने शुरू कर सकती हैं और उनको हमारा काम सिर्फ सशक्तिकरण का होता है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो। तो जैसा कि आपने सुना, रोजगार प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। सहयोगी बाबूलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, खास कार्यक्रम का आयोजन आज जयपुर में, क्या तस्वीरें हैं वहां से और क्या मैसेज देने की कोशिश, क्या मकसद इस कार्यक्रम का? जी देखिए, उद्घाटन सत्र है जिसमें मोहन भागवत पहुंचे हैं और जो भी संस्थाएं हैं देश भर में सेवा कार्य से जुड़ी हुई, जो संघ के साथ में मिलकर के काम करती है, इनके निर्देश पे काम करती है, उनसे जुड़े जो प्रतिनिधि हैं इस वक्त उनको मंच पर बुलाया गया है, उनका सम्मान किया गया है और उनको मंच पर बोलने का मौका दिया जा रहा है। इस वक्त नरसिंह कुलरिया बोल रहे हैं, जो बीकानेर के रहने वाले हैं और मुंबई में बड़ा काम करते हैं, हजारों लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। तो संघ ने इनका जो काम है उसको सराहा है और जितने भी प्रतिभागी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं उनसे कहा गया कि इस तरह से आप लोग सारे मिलकर के काम करते रहे तो भारत में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, भारत का युवा जो है रोजगार के लिए दर दर नहीं भटकेगा और भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो कोशिश यही है संघ की कि वो आत्मनिर्भर बनाना चाहता है भारत को। जो लोग सरकारी नौकरियों के पीछे लगे रहते हैं, अपने जीवन के कई साल खराब करते हैं, संघ चाहता है कि वो नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। तो इसी कड़ी में जो देश को सेल्फ रिलायंट बनाने की एक सोच है, जो कि मोदी सरकार के वादों में भी झलकती है, उनकी कार्यशैली में भी झलकती है, उसकी झलक यहाँ पर भी मिलती है। और देश भर के कोई 3000 प्रतिनिधि यहाँ पर हैं जो संस्थाएं चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, लोगों को अपने उन पैरों पे खड़ा करते हैं। तो ऐसे लोगों का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है और उनसे आह्वान किया जा रहा है कि इस कार्य में और तेजी लाई जाए
समाज के उस वर्ग तक पहुंचा जाए जिसके जो अभी विकास से बहुत दूर है, तो उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए। खास तौर से यहाँ पर पूर्वोत्तर से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं जो वनवासियों के लिए काम करती हैं। संघ के साथ मिलकर के इन लोगों ने वहाँ के लोगों का जीवन संवारा है। तो एक तरह से मिनी भारत की झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। लगता यही कि पूरा भारत जो है यहाँ पर सिमट आया हो, और संघ जो है जब भी इस तरह के कार्य करता है तो पूरा अनुशासन यहाँ पर दिखता है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं उनके यहाँ पे कटआउट्स लगाए गए हैं और लोगों को एक दूसरे की मदद करने का यहाँ पर आह्वान किया जा रहा है। और जी बिल्कुल बाबूलाल, जब देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो, ऐसे में इस तरीके के कार्यक्रम बेहद खास भी हो जाते हैं। इससे पहले बेंगलुरु और दिल्ली में इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे बाबूलाल, इस बार राजस्थान को चुना गया है। क्या तैयारियां इस बार राजस्थान में से लेकर, क्योंकि 3000 से ज्यादा प्रबुद्ध जन वहां पर पहुंचे हुए हैं? जी देखिए, एक दूसरे से के विचार साझा करते हैं। इतने दूर दराज के प्रदेशों से जब लोग आते हैं तो वो राजस्थान के बारे में जानते हैं, राजस्थान के लोगों को उनके बारे में जानने में मदद मिलती है। राजस्थान में संघ प्रमुख का आना जाना रहता है और पोल बाउंड स्टेट है राजस्थान। इस साल चुनाव भी होने हैं तो इस दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इतना बड़ा आयोजन। बिल्कुल, कुल मिलाकर के पीएम मोदी की जो मुद्रा योजना है, सबको आगे बढ़ाने के जितने भी काम है, उनमें भी एक तरह से गति आती है। इस तरह कार्यक्रम होते हैं तो लोगों को जानकारी मिलती है कि पीएम की मोदी की सरकार जो है लोगों के जीवन स्तर को बदलने के लिए, पिछड़ापन दूर करने के लिए, रोजगार देने के लिए बहुत सारे काम करती है। तो इस तरह के आयोजनों से उन योजनाओं का प्रचार प्रसार भी होता है जिनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है। लोग स्वरोजगार तो शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास में पूंजी की कमी होती है। तो ऐसे कार्यक्रमों के जरिए एक संदेश जाता है उन लोगों तक जिनके पास में यानी कि हुनर तो है लेकिन पैसे की कमी है। तो वो लोग इस तरह के कार्यक्रम से जुड़ करके, जो संगठन और संस्थाओं से जुड़े लोग आए हैं, ये उन लोगों को मोटिवेट करते हैं, ये प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। बिल्कुल बाबूलाल, यानी कि जो हुनरमंद लोग हैं जिन्हें जरूरत है रोजगार की, उन्हें मार्गदर्शन दिखाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। बाबूलाल, 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, लगातार इस पर आप नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। बाड़मेर से बड़ी खबर है, जसोल थाने से भागी महिलाएं गिरफ्तार हो चुकी हैं। देर रात दोनों महिलाएं गिरफ्तार हुई। जयपुर से गिरफ्तारी की गई दोनों महिलाएं। पुलिस टीम जयपुर से लेकर बाड़मेर के लिए रवाना हो गई। सीओ बालोतरा नीरज शर्मा ने ये बड़ी जानकारी साझा की है। तो 2 महिलाएं पुलिस कस्टडी से फरार हो गई थी और लगातार इन दोनों महिलाएं की तलाश जारी थी और बड़े सवाल खड़े हो रहे थे पुलिस पर कि पुलिस कस्टडी से आखिर ये महिलाएं कैसे फरार हो गई। और इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, महिलाएं गिरफ्तार हो चुकी हैं दोबारा से। जयपुर से ये गिरफ्तारी की गई है और पुलिस की टीम दोनों को जयपुर से लेकर बाड़मेर के लिए रवाना हो चुकी है। प्रेमदान देथा हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, गिरफ्तारियां दोबारा से कर ली गई हैं, कैसे गिरफ्तारियां हुई, कहां फरार हुई थी, पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 महिलाओं को चोरी के संदेह पर जसोल पुलिस ने हिरासत में लिया था और हिरासत में लेने के बाद में दोनों ही महिलाएं जो कि चमनपुरा कोटपुतली की निवासी थी और रात्रि को चकमा देकर के भाग गई थी। उसके बाद में लगातार पुलिस की टीमें उनका पीछा कर रही थी और 48 घंटे लगातार पीछा करने के बाद में जयपुर से देर रात को उन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया है। एसएचओ जो जसोल है डिम्पल कौर, वो जसोल जयपुर में थी और उनको दोनों को लेकर के रवाना हो चुकी है और कुछ ही देर बाद में वह जसोल थाना पहुंचेगी और उसके बाद में उन्हें दोनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल प्रेमदान, चूंकि महिलाएं पुलिस कस्टडी से फरार हो गई थी, ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में बेहद जरूरी भी हो जाता है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से। बहुत शुक्रिया प्रेमदान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात अलवर की, जहां बहरोड के नया बस स्टैंड के पास नशे में धुत बाइक सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की। काफी देर तक नशे में धुत युवकों का हंगामा चलता रहा। देखते ही देखते नया बस स्टैंड पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और शराब के नशे में धुत लगातार
पुलिस कर्मियों को धमकी देते हुए हाथापाई करते रहे, लेकिन किसी ने भी उन्हें छुड़ाने तक की कोशिश नहीं की। घटना की सूचना मिलते ही बहरोड थाने से पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक शराब के नशे में धुत युवक मौके से बाइक छोड़ फरार हो गए। इस दौरान तकरीबन 1.5 घंटे तक नया बस स्टैंड के पास जाम लगा रहा। और खबर चूरू से है, जहां के सादुलपुर के वार्ड 15 में तेलिया मस्जिद के पास आपसी बंटवारे को लेकर भाई भाई में जबरदस्त खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें तकरीबन आधा दर्जन लोगों ने घर में घुसकर भाई लाल मोहम्मद और उसकी मां को लाठी और डंडों से बुरी तरह से पीट डाला। इस वारदात में दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना के बाद पुलिस ने घटना का मौका निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों के खिलाफ सादुलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। 6 जना लठ हथियार के समय नगर बढ़ के मेरी माँ ने पहला धक्को मारी है, मेरी माँ के मार के लठ लाठ बीच में पड़ी होनी, तो मेरे 4 मेरा भतीजा भी है नहीं जिगा मारनी, और मेरा भाई मेरी भाभी ये मेरा लठ मार के मेरे सिर पे मैंने 11 टंका हेड है और मैं बेहोश हो गयो। और मेरा घर का मैंने पढ़ना पड़ के कमरा का मैंने कूलर तोड़ा फोड़ी करके। और अब बात कोटा की, जहां पर डीसीएम रोड इलाके में देर रात फायरिंग से हड़कंप मच गया। गोली लगने से 2 युवक घायल हो गए। घायल विजय सक्सेना और गणेश को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि दोनों युवकों के पैरों में गोली लगने से उनकी जान बच गई है। पुरानी रंजिश को लेकर बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की। बताया जा रहा है कि पहले भामाशाह मंडी के पास फायरिंग की वारदात हुई थी। इसी वारदात का बदला लेने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की और इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। काम क्या करता गल्लू? गाड़ी लेके आ रहे थे, आगे हमारे, हम पीछे से आ रहे थे। इन्होंने हमको देखा, देखते ही इन्होंने हमारे ऊपर फायर करे 3-4 कि हम गोदावरी जा रहे थे। वहाँ दीपक बेचना, वसीम कटर, महेंद्र मेंढकी, ये तीनों हमको बाइक चलाते हुए मिलते इन्होंने हमको देखा और हमारे ऊपर फायर कर दिया। विजय सक्सेना और एक ये गणेश सिंह गोदावरी जा रहे थे, तो इनके आगे आगे चल रहे कोई बुलेट मोटरसाइकिल वाले ने इनके ऊपर फायर किया है, जिसके पर्चा बयान लेने में आए हैं वो भी। उसके बाद में कितनी गोली लगी है? दोनों को एक गोली लगी है, दोनों के पैर में लगी। और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। राजस्थान में लगातार कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 1 महीने में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में फिलहाल 294 कोरोना के एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा मामले 57 एक्टिव केस जयपुर में हैं, तो वहीं उदयपुर में 44, जोधपुर में 32 एक्टिव केस हैं, बीकानेर में 24 और अलवर में 20 कोरोना के एक्टिव केस हैं। अजमेर की बात करें तो यहाँ पर 17 और राजसमंद में 29 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो एक बार फिर से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। परेशान करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना को लेकर सावधानियां बरतें। सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक बार फिर से आंकड़े डराने वाले, लगातार स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, क्या तैयारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना केसेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। पिछले 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों के बीच में बहुत तेजी से जो है वो मामले आए हैं और पिछले 24 घंटों में जो 100 नए मामले आए, ये कई महीनों बाद जो है वो प्रदेश में इतने सारे मामले जो है वो सामने आए। और अब प्रदेश के लगभग हर जिले में एक्टिव केस जो है वो अब बने हुए हैं और ये अब चिंता पैदा करने वाली बात है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी जो कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं उनमें जो सर्दी जुकाम खांसी बुखार के लक्षण जो है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 4 से 5 दिनों में ये ठीक भी हो रहा है। इसलिए ऐसे अभी चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन इस कोरोना के जो वेरिएंट है उसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कब जो है वो आक्रामक या खतरनाक रूप जो है वो ले सकता है। इसलिए आपसे सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन जो है वो नहीं आई है कि लोगों को किस प्रकार से अवेयर जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि देखिए मौसम में लगातार बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है और
लगभग हर घर में जो है वो सर्दी खांसी जुकाम बुखार के जो मरीज हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल सौरभ, लेकिन ऐसे में न्यूज 18 भी सभी से अपील करना चाहता है कि अपना खास ख्याल रखें और कोरोना की गाइडलाइंस की पालना जरूर करें। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बीकानेर की बात करेंगे, जहां पर कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिले में कोरोना के कुल 23 एक्टिव केस हैं। 4 माह में कोरोना से 53 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। अब चिकित्सा और रेलवे प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। कल कलेक्टर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। मनीष सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, खास तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की ओर से और इसे लेकर रेलवे स्टेशन पर भी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। जी, निश्चित तौर पर बीकानेर में कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कल ही बीकानेर के जो जिला कलेक्टर है भगवती प्रसाद कलाल वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद से ही जो चिकित्सा विभाग है वो लगातार अलर्ट हो गया है और अलर्ट होने के बाद में अब कोरोना की जो है सैंपलिंग को बढ़ा दिया गया है और अभी तक जो CMH है उनके अनुसार अभी तक जिले में 23 एक्टिव कोरोना के केस हैं जो पाए गए हैं। वहीं पर इस साल में 53 पॉजिटिव केस कोरोना से आ चुके हैं। वहीं अब जो चिकित्सा विभाग है वो रेलवे स्टेशन पर उसने अपनी एक टीम तैनात कर दी है ताकि जो भी यात्री बाहर से आने वाले हैं उनकी सैंपलिंग की जा सके और सैंपलिंग के साथ में उनका रिकॉर्ड भी रखा जा सके। अगर किसी यात्री की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव पाई जाती है तो उसी समय उसको होम क्वारंटीन जो है वो किया जा सके। इन्हीं को लेकर के जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है उसकी ओर से तैयारियां पूरी की जा रही है। डॉक्टर अबरार अहमद के नेतृत्व में जो है टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं पर जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी ज्यादा सैंपलिंग ली जाएगी उतने ही ज्यादा कोरोना के केस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। हाल फिलहाल सैंपलिंग कमी की गई थी, लेकिन अब जिस तरह से ज्यादा सैंपलिंग होगी उसी बिल्कुल तरह मनीष, सैंपलिंग ज्यादा से ज्यादा की जा रही है, टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है कि लोग भी अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, कोरोना के बढ़ते केस पर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक होगी दोपहर 12 बजे। कोरोना पर एक अहम बैठक होने वाली है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी। टेस्टिंग, दवा और वैक्सीनेशन को लेकर खास चर्चा होने वाली है। तो एक बार फिर से देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से एक खास बैठक की जानी है। राज्य के तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और टेस्टिंग और दवा के साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी खास चर्चा की जाएगी। और बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। आरटीएच यानी कि राइट टू हेल्थ पर चिकित्सा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रसादी लाल मीणा आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रसादी के साथ प्रवक्ता पवन खेड़ा भी मौजूद रहेंगे। आज दोपहर 1 बजे राइट टू हेल्थ बिल पर प्रेस वार्ता की जाएगी। तो आरटीएच को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 1 बजे स्वास्थ्य मंत्री प्रेस वार्ता करने वाले हैं। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जाने वाले हैं। दोपहर 1:45 पर जयपुर पहुंचेंगे ओम बिरला। सांगानेर धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो धर्म सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर हिस्सा लेने के लिए ओम बिरला भी पहुंचने वाले हैं। शाम 7 बजे अमरापुर संस्थान में चैत्र मेले में भी हिस्सा लेंगे। तो वहीं रात 9:55 पर हवाई मार्ग से दोबारा वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और बड़ी खबर पोखरण से सामने आ रही है। 2 केंद्रीय मंत्रियों का पोखरण दौरा कल होने वाला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जल शक्ति मंत्री पोखरण के दौरे पर आएंगे। अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत जनसभा भी करेंगे। 10,000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। तो लोगों को संबोधित करने वाले हैं और तकरीबन 10,000 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पहुंचने का बड़ा दावा किया जा रहा है। और फिलहाल यहां वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।